मदद। Good evening, everyone. Good morning, madam. Good morning, everybody. Good evening. गुड इवनिंग इंदिरा जी। Good evening. नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। Pranam sir, belated happy birthday to you. नमस्ते गुरु जी। हैप्पी बर्थडे बहुत टू यू बहुत सर। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और क्या हाल चाल है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सर बढ़िया है, जयपुर पानी में डूब रहा है। जयपुर में ऐसा क्या हो गया? सर 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश है, बहुत हाँ, ज्यादा है। जयपुर में वाटर लॉगिंग की समस्या है। वाटर लॉगिंग सिटी साइड में तो डेफिनेटली होगी सर। बाकी हम लोग आउटर में है, पर हमारे भी जहाँ पे फ्लैट्स हैं वहां पे आसपास पानी तो है, पर निकल जाता है जनरली। इन्होंने हो क्या सारे गया है? लाइट के सिस्टम फेल कर दिए हैं सर। बेचारा अच्छा। डीजी सुबह से चलते चलते खराब हो गया। हाँ, कम से कम आप अपार्टमेंट में हो तो डीजी का व्यवस्था है, जो लोग नहीं है वो सर कैसे? यहाँ, हाँ ये तो है, यहाँ पे दो हैं, एक भी नहीं। तो सुबह से एक चल रहा था, फिर दूसरा खराब, अब तो वो वहां पे करंट आने लग गया है। अच्छा। बस फैसिलिटी तो है अपार्टमेंट में। हाँ, वही कहते हैं ना, लोग मान लीजिए अपना घर ही बना रखे हैं, लेकिन अब चूंकि 24 आवर बिजली रहने की आदत हो गई तो जी जी। इन्वर्टर लोग नहीं लगवा रहे हैं, और अब बिजली कट गई, 5 5 घंटे 10 घंटे नहीं आ रही, तब परेशानी बताओ उसकी। ठीक है ना? 2010 से जयपुर में आए, इन्वर्टर तो पैक पड़ा है, मतलब जरूरत नहीं हाँ, पड़ी अभी लगवाने की। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार नीलम जी, क्या हाल चाल है? बस गुरु जी ठीक है, आज ऑफिस कुछ जाने विशेष विद्यार्थी रेगुलर आने वाले अभी तक आए नहीं है, क्या बात है? गुरु जी हम ड्राइव कर रहे हैं ऑफिस के लिए। अच्छा, निकल रही हो या निकल रही हो? हाँ, जस्ट गाड़ी में बैठ रही हूँ गुरु जी, लेट हो गई चलो आज। चलो चलो, कोई बात नहीं। नहीं सर, हम अपना कैमरा और माइक्रोफोन बंद करके रखते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। अच्छा। हमें डर लगता है आप पूछोगे और हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए बंद ही रखती हूँ मैं तो। ना ना, वो ये देखो, बताना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है बात को। इंदिरा, हमेशा समझो, और क्लास में आई हो तो तुमको बोलने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना? सबसे पहली बात है, और दूसरा, यदि कुछ सीखा नहीं तो फिर पैसे क्यों दिया हमको? ठीक है ना? जी सर, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं अभी। हाँ अभी तो मैं आपकी एपी क्लास में दोबारा ज्वाइन करवाऊंगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री चाहिएगी मुझे। हाँ, तो कभी भी उसके लिए क्या दिक्कत है, कभी भी फोन कर लो। अभी सितंबर वाले बैच में आ जाओ, संडे के संडे चलेगा। सर आऊंगी सितंबर में, फिलीपींस ट्रैवल करना है, हस्बैंड वहां शिफ्ट हो गए और मैं इधर, मैं और बेटा इधर है। तो अब सितंबर आ में हम जाओ। लोग वहां जाएंगे, तो मैं वहां शिफ्ट होंगी, बेटा फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा यहाँ रहेगा? सर बेटे को छोड़ूंगी थोड़े दिन के लिए, एमबीबीएस कर रहा है, छोड़ तो नहीं सकती, आना तो पड़ेगा। वही तो कहा कि बेटा फिर यहाँ आप लोग फिलीपींस में। हाँ ठीक है। आ जाऊंगी सर वापस 5-6 महीने में, इतने उसके साथ दादा दादी नाना नानी किसी ना किसी को हम्म, छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो है। एक ही बच्चे हैं तुम्हारे? सर एक ही बेटा है, और लास्ट ईयर ही उसका एमबीबीएस में हुआ था, आपको मैंने बताया भी था कि आपने हाँ बोला था हाँ, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, याद है। हाँ जी। चलो ठीक है। ओम प्रकाश जी, नमस्कार। सर हाँ, नमस्ते। आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। नमस्ते सर। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे वो भी बताना था, और पढ़ाई को ही आगे लेकर के चलूं। 115 नंबर श्लोक था शायद, मैंने जैसा नोट किया हुआ है। जी सर, जी सर, 115 है।
कुमार प्रवीण जी भी आ गए, ओम प्रकाश जी भी आए, कुंभार जी नहीं गुरुजी आए। प्रणाम। कुंभार जी नहीं आए हैं, भाटिया जी नहीं आई हैं, है ना। चलिए कोई बात। तो कोई हॉरोस्कोप देना है या हम जी जी क्लास को गुरुजी, छोटा लेके सा और आगे? उसको पे। जी। ठीक। बताओ भाई। 19 जून 2024। शाम को 4:22। रुड़की। क्या नंबर लगाना है? 3 नंबर लगाना सर। बताओ क्या प्रश्न। प्रश्न ये है, सर, इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो इनका क्वेश्चन था क्या इस साल इनका केस फाइनल हो जाएगा? क्या फिर से रिपीट कीजिए प्रवीण जी। इनका कोर्ट केस चल रहा है, क्वेश्चन ये है कि इस साल इनका कोर्ट केस फाइनल हो जाएगा? फोर्थ ईयर चल रहा है। कोर्ट कोर्ट केस किस? चल रहा है इस अच्छा साल कोर्ट। जी। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। विजय पत्रकार जी देखिए आप। इसमें रिटर्न है क्या? जी बीआरडी जी आप ही बताइए। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मिथुन लग्न है गुरु जी। हम्म। द्विस्वभाव राशि है, फिर भी वो चर के और ज्यादा है। शीर्षोदी है। लग्नेश लग्न में है। चंद्रमा तो छठे भाव में पड़ा है, फिर भी ज्यादा तौर पर ऐसा लगता है कि इस साल वो डिसीजन निकलेगा। संजना रघुवंशी जी। गुरुजी मिथुन राशि है, इसको शीर्षोदय राशि बोलेंगे। और लग्नेश भी अपने घर में है। लेकिन गुरुजी जो छठे भाव से हम कोर्ट केस वगैरह देखते हैं, तो वहां पे शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। तो ये छठा भाव तो गुरुजी पीड़ित हो गया, कोर्ट केस वाला। और सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है। और मंगल की दृष्टि द्वितीय, मतलब जहाँ पे का स्वामी है, वहां चंद्रमा जहाँ का स्वामी, वहां पे भी दृष्टि है। गुरुजी इनका कोर्ट केस इस साल नहीं होगा, ये चलेगा अभी लंबा, मुझे ऐसा लगता है। इस साल तो नहीं होगा इनका खत्म। चलो गुड। भारती। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी शीर्षोदय राशि है लग्नेश, यद्यपि जो बुध है वो अपने ही घर में है, लेकिन अगर हम केंद्रीय प्रभाव में देखें तो केतु, सूर्य, बुध भी क्योंकि अस्त है, शुक्र भी अस्त है, तो
लग्न के ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, और केंद्रीय प्रभाव में भी सारे ग्रह शुभ हो गए। राहु केतु एक्सिस, राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव हो गया, सूर्य का हो गया, शुक्र और बुध षटबल में भी दोनों बहुत कमजोर है और वैसे भी अस्त है, तो कोई वो अच्छा परिणाम दे नहीं पाएंगे। तो लग्नेश अपने आप में वीक नजर आ रहा है। और अगर हम षष्टेश की बात कर रहे हैं तो मंगल अपने आप में षटबल में अच्छा नजर आ रहा है। षष्टेश पीड़ित भी है क्योंकि शनि की उस पर दृष्टि है, मंगल की उस पर दृष्टि है। चंद्रमा जो उसका बीज होता है उसका भी छठे में जाना, तो मुझे नहीं लगता कि इस साल इनका ये संभव हो पाएगा। यद्यपि गुरु की दृष्टि जा रही है चंद्रमा पे, तो एक ही शुभ प्रभाव है कि गुरु और चंद्रमा की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है। बट फिर भी मुझे लग नहीं पा रहा, क्योंकि शनि और मंगल दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव षष्टेश के ऊपर तब भी पड़ रहा है, तो इस वजह से गुरु जी। चलो इंदिरा, आप बताओ, पूछ ही लिया मैंने तुमसे। जी सर। सर एक ऑप्शन तो ये भी है कि लग्न में यहाँ पे सूर्य है और शुक्र और बुध स्वराशि के हैं, पर सूर्य, अगर सूर्य शुक्र और बुध की सीधी दृष्टि सप्तम में है, तो आपने एक पॉइंट ये भी नोट कराया था कि अगर अ, सीधी सप्तम पे या लग्न में कोई इस तरह का ग्रह बैठा हो सूर्य जैसा या मंगल जैसा, तो कोर्ट केस में जीत हो जाती है। सेकंड जो एक पॉइंट और था सर, कि 10th हाउस में यहाँ पे मेलिफिक प्लेनेट है, तो ये भी हो सकता है कि इनको डेट पे डेट मिले और ये इनका मुकदमा लंबा चले, क्योंकि यहाँ पे मून 6th हाउस में है और जो कि सप्तमेश है वो भी 12th हाउस में चले गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है सर। दो स्थितियां मुझे समझ में आ रही है। एसके से जुड़ रहे हैं पीछे एक दो क्लास से, जो भी हैं पता नहीं। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप जवाब दे सकते हैं। गुरुजी एक पॉइंट मैं ऐड करूं। हाँ जी बिहारी जी, कीजिए ना। एकादशेष मंगल वो बहुत बलवान है और अपने ही घर में बैठा है, इसलिए ये फेवरेबल डिसीजन आना चाहिए सर। बहुत अच्छा। विजय पत्रिकार जी। जी सर, लिटिगेशन जनरली हम लोग छठे भाव से देखते हैं, तो वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है और उस चंद्रमा पर शनि की और मंगल की दृष्टि है, तो उस साथ में ही गुरु की भी दृष्टि है। लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा सर देरी लगेगी, लेकिन डिसीजन आएगा ऐसा मुझे लगता है गवर्नमेंट। प्रेम प्रकाश जैन जी। जी गुरु जी, शीर्षोदय लग्न है और यह चर राशि की तरफ इंगित करता है, तो चर लग्न भी है, तो यह परिवर्तन तो दर्शाता है। लेकिन शुक्र और बुध लग्न में है, एक अच्छी बात है, लेकिन अस्त है सूर्य से। और इसमें जो चंद्रमा है उससे लग्न का और लग्न से कोई दृष्टि संबंध नहीं है। और इसमें जो लावेश है मंगल, वो अपनी स्वराशि का बेटा है, एक बहुत अच्छी बात है, और अपने भाव को, षष्ठम भाव को भी देख रहा है। और लेकिन षष्ठम भाव पर राहु शनि से दृष्ट है, तो एक निगेटिव पॉइंट है, और चंद्रमा षष्ठम में बैठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं गुरु जी के परिवर्तन तो दर्शा रहा है, लेकिन विलंब से होगा ये कार्य जो भी होना है। ओम प्रकाश जी। जी सर, नमस्कार। आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत नमस्कार। सर, जैसा हमारे कलीग्स ने बताया है कि ये चार्ट जो है, अगर ऐसे देखा जाए तो सब ग्रहों की स्थिति अच्छी है। 11वें भाव में मंगल का बहुत मजबूत होकर जाना अपने आप में सक्षम है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर सकते हैं। उसके बाद चर लग्न का होना, चर के तरफ बढ़ा हुआ लग्न और शीर्षोदय लग्न, ये दोनों भी बहुत अच्छी बात है इस भाव के लिए। बुध और शुक्र का आना और वहां पे लग्न में होना, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ हद तक सूर्य का वहां होना कोर्ट केस के मामले में भी पॉजिटिव है।
शनि यहाँ नवमेश नवम भाव में बैठा हुआ है, शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो और गुरु, इसमें जो प्रॉब्लम है ये दो चीज है, इसमें गुरु का 12वें भाव में चला जाना और चंद्रमा का जबरदस्त एफ्लिक्शन में चला जाना, ये एक समस्या क्रिएट कर रहा है। चंद्रमा एक तो छठे भाव में चला गया, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई, और चंद्रमा से अगर हम देखते हैं तो इसके छठे भाव में मंगल है और 8वें भाव में सूर्य, शुक्र और बुध है। तो चंद्रमा को, और इसके अलावा शनि की दृष्टि भी है, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, जो हमारे जो सब सारी पॉजिटिविटी को एक तरह से निगेट कर रहा है। अगर इतना ज्यादा चंद्रमा एफ्लिक्शन में है और लग्न पे भी राहु केतु का केंद्रीय प्रभाव आ रहा है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। और सूर्य जहां पर बैठे तो हैं, लेकिन बाकी शुक्र को और बुध को अस्त कर रहे हैं, तो हम निगेटिव की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हुए हम इसको कहेंगे कि ये साल ये कार्य नहीं हो पाएगा। एक साल हो जाने की संभावना कई बार बनी रहेगी। अगर होने का पॉसिबिलिटी है तो ये साल वाला जो क्राइटेरिया ये पूरा नहीं होगा। पॉजिटिव भी होता है तो लगे रहे अगले साल 1-2 साल के बाद पॉजिटिव होने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो उन्होंने दो चीज डाला है, होगा और इस साल होगा, होगा तो हम शायद यस कह सकते हैं, लेकिन इस साल होगा नहीं होगा, इसलिए अल्टीमेट आंसर इज नो, नहीं हो पाएगा। कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी इनका क्वेश्चन देखें तो कि कार्य होगा या नहीं होगा, उस भूल जाए कोर्ट केस है क्या है, तो अगर उस संबंध में एनालाइज करें हम, तो देखते हैं कि ड्यूअल साइन का लगन है। लगन 26 डिग्री 33 मिनट का है, तो चर राशि की तरफ वो करता है, शीर्षोदयी लगन है और एकादश बहुत मजबूत है। हालांकि चंद्रमा जैसे ओम प्रकाश जी ने बताया बहुत कमजोर है, छठे में गया है, पीड़ित हो गया है बुरी तरह से, शनि से भी दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, तो वो थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं लगन मजबूत है और एकादश जो आपने बताया था, अगर मजबूत हो अकेला काम निकाल के ले जाता है। हालांकि 11वें भाव पे शनि की भी दृष्टि है, तो उस एंगल से लग रहा है कि इनका कार्य हो जाएगा गुरुजी। दूसरा अगर हम फर्दर देखें तो हम इसको, अगर हम उससे जिस एंगल से आपने बताया था कि प्रथम से जो है हम वादी देखते हैं, सप्तम से हम अपोनेंट देखते हैं, तो सप्तमेश का सप्तमेश जो है 12वें में बैठा है, चंद्रमा छठे में बैठ के इस साल बना रहा है उससे, तो हो सकता है कोई ना कोई साथ साथ जो अपोनेंट को सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि छठे का संबंध यहाँ से आ रहा है गुरु जी। दूसरा दसम भाव भी पापकत्री में है, दसम भाव पापकत्री में, तो कोर्ट केस लंबा चलने के लिए आपने बताया था कि दसम भाव पापकत्री में तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस एंगल से भी देखे तो, और चंद्रमा भी पीड़ित, तो इस एंगल से लग रहा है कि इनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो गुरुजी मैंने तो कुल मिला के इनको यही बताया था कि आप लगे रहिए और कोशिश में रहिए, हो सकता है कि जो है वकील वगैरह जो ठीक से कर लीजिए, क्योंकि दसम भाव भी पीड़ित है, मैंने सोच के बताया, तो हो सकता है कि आपका कार्य बन जाए। तो गुरुजी मैंने ये बताया, लेकिन इसका रिजल्ट ये आया गुरुजी, रिजल्ट बता दूं मैं इसको? बता दीजिए ना, क्या दिक्कत। इसका रिजल्ट भी आ गया गुरुजी, पिछले हफ्ते केस फाइनल हो गया है और अपोनेंट जो है हायर अपील में चला गया। ठीक। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? इंदिरा राणा बोलो। सर आपने एक ही लाइन में लिखवाया हुआ है कि अगर 10th हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट हो तो फिर डेट पे डेट मिलती रहती है और वो कोर्ट केस लंबा चलता है। तो यहाँ पे राहु है और केतु का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो इस वजह से ऐसा होगा। थैंक यू। ओम प्रकाश जी, क्या हम लोग छठे को ही कार्य से मांग करके चलें? हाँ या हाँ, ना में जवाब दीजिए। छठे को कार्य मानेंगे सर, यस ठीक। जी। तो लग्नेश लगन में है, षष्ठेश छठे को देख रहा है, लगन में चर है, लगन में शीर्षोदयी है, तो कार्य होने में दिक्कत कहाँ है? ये तो हमने बताया हुआ है पहले ही दिन कि लग्नेश लगन में हो, षष्ठेश दसवें दशम में हो, कार्येश कार्य भाव में हो, या लग्नेश कार्येश में परिवर्तन हो, इसमें तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से देख लीजिए एक बार। एकादश स्थान में बलवान है, ठीक है, चंद्रमा छठे में गया हुआ है, लेकिन उसके बाद जो इसकी पहले ही जो स्थिति होती है, जो जल्दी होता नहीं है, लग्नेश और षष्ठेश का संबंध हो, अ, लग्नेश कार्येश अपने अपने भावों में हो, ये बताया हाँ या ना? क्या गुरुजी बताया? तो अगर ये सही है तो फिर इसका कार्य हो जाना चाहिए, ठीक है ना? जी। और ये अगर गलत है तो फिर जो आप लोगों ने बताया वो सही है।
आप लोगों ने जो बताया वो गलत बताया, ये मैं नहीं कहूँगा। आप लोग अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन जहाँ इस तरह का डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा कि लग्नेश लगन में है, लग्नेश चर है, चर की ओर है। अच्छा ना, लग्नेश में अशुभ ग्रह हो तो भी जीत होता है, ये भी बताया हुआ है मैंने। जी। वो भी कौन अशुभ ग्रह है, ना मंगल है ना शनि है, सूर्य बैठा है। समझ रहे हैं? हम्म, तो यहाँ पे लग्नेश एक ही है, लग्नेश लगन में, और कार्येश कार्य भाव को देख रहा है, और एकादश स्थान बलवान हो गया, जिसके कारण से इसको रिजल्ट मिल गया। अब हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, आगे जब जगह बहुत पड़ा हुआ है, जाते रहेगा। ठीक है ना? तो जी। यहाँ पे हम लोग इस बात को नोट कर लीजिए, पत्रिका भी नोट रहेगा, आप लोग भी आगे पढ़ाइएगा। इतना अच्छा संयोग तो किसी में मिला ही नहीं था कि जो बताया है वही आ गया। ठीक है ना? कुमार प्रवीण जी बताइए आप। गुरु जी बाकी सब तो सही है, लेकिन प्रेमा फेसी हम छठे में आपने जब पढ़ा रहे तो ये कहा था कि सप्तम को अपोनेंट देखना, छठे से सीधे सपोर्ट लेना कि छठे में गुप्त शत्रु है नहीं है कुछ। तो यहाँ हम सीधा छठे को कार्यश मान रहे हैं। तो हम मतलब हम हमें पहले कैसे? आप लोगों से पूछ लिए हैं कि यदि छठे को कार्यस मान रहे हैं, लिटिगेशन है ना, जी गुरु जी। अगर आप सप्तम से कार्यस को मानिएगा तो कार्य कभी नहीं होगा। ठीक है ना? जी जी यही लग रहा था इसलिए। इस पत्रिका में। और यदि जी। छठे को कार्यस मांगिएगा तो कार्य रुकेगा नहीं। तो क्लियर है? इसका मतलब, जी इसका मतलब, क्योंकि इसका हमें रिजल्ट पता लग गया तो इसका मतलब ये है कि छठे को हम कार्यश मान के चल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। छठे को ही कार्यस मानना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। सर एक पत्रिका और है जो आपने पढ़ाया था कि किसी ने कुछ करवा रखा है हमारे ऊपर, इस टाइप की, अगर आपको हो तो वो भी डिस्कस कर लें। वैसे तो ओम प्रकाश जी और अनुराधा जी के साथ डिस्कशन किया था इस उस चलिए ना, पत्रिका बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। पर। सर वो डेट ऑफ बर्थ सर, जो भी सर प्रश्न 11, का समय है। जी हाँ जी हाँ जी, 11/8/2024, 11/8/2024। टाइम है सर 11:47 AM, जयपुर। सर इसमें लकीली जो नंबर उनसे मैंने पूछा उस टाइम वो 7 ही था। ठीक है, कोई बात। अब इनका क्वेश्चन था कि इनको लगता है इनके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, मतलब जो भी होता हो सर। और हम्म। आपने जो रूल्स बताए थे उनमें से कुछ रूल इसके ऊपर यहाँ पे मैच भी कर रहे हैं। नगम बताओ। सर आपने कहा था कि यदि 6 और 12 स्थान में राहु हो तो प्रेत दोष, और बृहस्पति हो तो पितरों का दोष माना जाता है। अब यहाँ हम्म। पे सिक्स हाउस में राहु है और 8th में गुरु बुध 12th है। हाउस गुरु मंगल है। हाँ जी, गुरु और मंगल दोनों हैं। हम्म। और अगर शनि बुध सूर्य हो तो देवी का, और शनि बुध हो तो कुल कुल पूज्य देवताओं का दोष समझना चाहिए। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है और उसकी वजह से परेशान है। क्या ये इस चीज से बाहर आ सकते हैं? बताइए कुमार प्रवीण जी, बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जैसा आपने बताया था, मैं वहीं से शॉर्टकट पे आता हूँ कि जैसे अ, एक चीज ये बताई थी आपने कि अ, इसमें एक तो शायद 8वें या 12वें में बताया था। 8वें 12वें में जो ग्रह है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बताया था आपने 9वें में और छठे में भी शायद बताया था, अगर वो हो तो उसमें जो है कुल देवता से प्रॉब्लम वो होती है। तो 9वें छठे 12 इसमें जो है, छठे में भी राहु बैठा है, 12वें में केतु, राहु केतु का है। तो एक तो कुल देवता वाला थोड़ा सा वारा, दूसरा यहाँ पे गुरु और मंगल बैठा है। गुरु से आपने बताया, और मंगल से बताया था आपने शाकनी या डाकनी बताया था, इस तरह का बताया था गुरु जी शायद। अगर 8वें में हो तो उस तरह का प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन अगर गुरु जी हम जनरल इसको वो करें तो इसमें देखते हैं कि पत्रिका को जनरल वो करते हैं तो 6 8 12 में जो है इसके ग्रह बैठे हुए हैं गुरु जी। और त्रिकोण में अशुभ ग्रह हैं, और केंद्र में भी सिर्फ चंद्रमा को छोड़ के अशुभ ग्रह हैं। तो जनरल भी पत्रिका अगर
देखे तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, मतलब जो है लगन ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि ब्यूटी है कि लग्नेश जो है 11वें एकादश में गया है, लेकिन वहां पे भी शनि से दृष्ट हो गया गुरु जी, और जो है पाप कत्री में भी आया हुआ है। तो प्रॉब्लम तो इसलिए कुछ ना कुछ तो नजर आ रही है। बेसिकली मंगल का प्रभाव ज्यादा मानेंगे, मंगल जो है इसलिए जो डाकनी वाला बताया था गुरु जी, वो वाला प्रॉब्लम इसको जो है लग रही है। और इसको अगर हम देखें तो ना तो जो यहाँ पे इसमें करंट नवमेश है उसका प्रभाव वो शुक्र के साथ बैठा है, तो इसका मतलब जो है हमें पूजा पाठ करके और विष्णु पूजा पाठ करके इसमें कुछ जो है हमें हेल्प मिल सकती है गुरु जी, क्योंकि जो है नवमेश लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, इसलिए जो है असर पड़ सकता है पूजा का भी। थैंक यू। ओम प्रकाश कुमार जी। हाँ सर, मैंने इसको देखा था। इसमें बेसिकली हमने ये कहा कि ये जो पिशाचों का और इस तरह का जो डर है, इसका संबंध लग्न से है। लग्न लग्नेश और चंद्रमा से होना चाहिए। उसके अलावा ऊपर जो आपने बोला कि उसमें राहु केतु का प्रभाव छठे भाव में होने से भी इफेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से देखने से गुरुजी इसमें जो लग्न है, लग्न में तो चंद्रमा है, बट इसके ऊपर लग्न और चंद्रमा के ऊपर सूर्य का एक केंद्रीय प्रभाव आ रहा है, और केतु उसके बगल में है, तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें जो है वो ये लग्नेश की स्थिति है। लग्नेश 11वें भाव में तो चला गया है, ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एफ्लिक्शन एक तो द्वादशेश बुध के साथ है, सूर्य और केतु के बीच में ये पड़े हुए हैं, और शनि से डायरेक्ट दृष्ट, शनि और मंगल से दृष्ट है। तो ऑलमोस्ट सारे ग्रहों का प्रभाव जो है इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में लग्नेश है। तो लग्नेश जब इस तरह के एफ्लिक्शन में हो जाए और चंद्रमा भी बहुत स्ट्रांग न रहे, तो मेंटली लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं, और इनको इस तरह की बाधाएं जो है अनुभव हो सकती है। दिमागी तौर से इतने मजबूत नहीं होंगे, शारीरिक रूप से भी, कि ये इसको झेल सकें। इसी के क्रम में आगे इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो जातक हैं, बाद में इन्होंने बहुत सारा शराब वगैरह के इनको लत लग गया था, उसका भी कारण यही समझ में आ रहा है कि उसमें भी चंद्रमा का जो पोजीशन बहुत अच्छा नहीं होने के कारण, लग्नेश उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होने के कारण, ये जो है अपने प्रभाव को, जो चंद्रमा के मजबूती से रोका जा सकता, दिमागी मजबूती से, वो नहीं रोकने में सक्षम है। तो लग्नेश का बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में चला जाना, और लग्न और चंद्रमा का भी रिलेटिवली एफ्लिक्ट हो जाना, गुरु भी अपने एक एफ्लिक्शन में है और अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, मंगल के साथ भी पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है इसके कारण, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको, इस चार्ट को बहुत मजबूत बना रहा हो। और ये कॉम्बिनेशन जो कि राहु केतु वाला छठे भाव में भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसको अगर ये मानते हैं तो निश्चित रूप से इस पे कुछ ना कुछ किसी चीज का प्रभाव माना जा सकता है। कहता है जो शराब वराब पीता है उसके ऊपर किसी भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होता है, वो तो स्वयं ही भूत प्रेत हो जाता है। ठीक है ना। तो कहा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे हम किसी की हत्या करें, किसी को परेशान करें, पीड़ित करें, समाज में देखते हैं कि एक आदमी है, वो किसी न किसी, वो उससे सब डरता है, क्योंकि वो बदमाश है और गलत कार्य करता है। सब जानता है, जुआ भी खेलता, शराब भी पीता, लड़के भी छेड़ता, जमीन भी कब्जा करता, सारे अवगुण उसके अंदर भरे पड़े हैं। जो समाज के विरुद्ध कार्य हो उसको विशेष रूप से 12वें से ही देखते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि बाहर से लड़कियां मंगा करके वेश्यावृत्ति करवाते हैं, बाहर से गन मंगा करके गन सेल करते हैं, चरस, अफीम, गांजा आदि का व्यापार करते हैं। ठीक है ना। ये जितने भी समाज में बुराई के रूप में जिस बात को देखा जाता है, वो सारे चीजों को हम लोग दो द्वादश से देखते हैं। उसी में तंत्र मंत्र, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, जादू टोना ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए इसको भी 12वें से ही देखा जाना ज्यादा उचित है। और 12वें स्थान में यदि केतु है
तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और केतु कहा जाता है, पत्रिका होगी उसकी तो अलग बात है, कि केतु वो हम लोग बचपन में ना वो पेपर रखते थे, जो स्याही गिरता था उसको तुरंत खींच लेता था, क्या नाम बोलते थे उसको पता नहीं। आप लोगों में से किसी को याद है? ब्लॉटिंग पेपर सर। हाँ, प्लॉटिंग, ब्लॉटिंग 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 सर। ब्लॉटिंग पेपर। तो उसी तरह से केतु यदि 12वें में हो तो ऐसे जातक जबरदस्ती बाहरी एनर्जी को अपने ओर खींच लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाँ ना में जवाब है। चंद्रमा बलवान स्थिति में है, कमजोर स्थिति में नहीं है, और लग्न चर है। इसका मतलब कि जो कह रहा है उस बात का होना संभव है। और बचाव के लिए तो दुनिया बहुत बड़ा है ना। माता जी के शरण में जाना चाहिए और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ये दो चीज ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रभावों से हमें मुक्त करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा माता जी मुक्त करती हैं। उनके कई रूप हैं, ठीक है ना। 3 रूप त्रिगुणात्म, जो हम लोग पढ़ते हैं, त्रिगुणात्मिकाये श्री जगदम्बाये दुर्गा देवी नमः। तो ये त्रैगुण संपन्न है और 3 रूप भी है, ठीक है। और वो पहले 3 प्रकृत है, समझिएगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और उसके बाद 9 रूप है, ठीक है ना। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति, महागौरीति, अष्टमम महागौरीति अष्टमम नव दुर्गा प्रकृतिता। ऐसे 9 रूप हैं। तो और 10 विद्याएं हैं। 10 विद्या आप लोगों को कभी, या आप लोग कभी भी गूगल सर्च कीजिएगा तो 10 विद्या का नाम आ जाएगा। इन सबको जानने वाली 64 योगिनी है, खोड़स मातृका है, सबधृत मातृका है। तो सभी प्रकार की माताएं हैं और इनको हम शक्ति के नाम से जानते हैं। तो अगर शक्ति की उपासना शुरू कर दी जाए, और छोटा सा मंत्र, नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जप यदि आप लोग करते हैं घर में, जिसके भी घर में लगता है कि ये प्रॉब्लम है, और जिसको विशेष रूप से लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको जो है सो जरूर करना चाहिए। एक बाहर की लेडी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, याद करने का प्रयास करता हूँ। उसका बेटा बड़ा स्कॉलर था, और बाद में उसको एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया। कई लोगों ने बोला कि इसको कोई परेशानी भी क्या होगा। हमने उसको बोला था कि जब वो सोने लगे ना, उसके सर पे हाथ रखते हुए ना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करो। तो उसने बताया था कि जब ये पाठ करते हैं ना तो वो शांत हो जाता है और सो जाता है, उसको किसी दवा की जरूरत नहीं। और फिर जो है सो बाद में जगता है तो वही डर, वही भय, वही चीज होता है। तो गुरु जी इसको कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए? बोले जितना अधिक से अधिक करते रहोगे, धीरे धीरे वो सब डर भय निकलेगा। तो कहीं कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है, तो आप लोगों को बताते हैं। बाकी इससे ज्यादा और कुछ समझ में नहीं आता है कि माता के अलावा और कोई है जो हमको इस तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। वो संभव नहीं। माता ही है जो इस तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ने का प्रयास अब करते हैं। हम लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, फिर भी अलग अलग प्रश्न है। तो संतान के विषय में जो प्रश्न था वो पहले तो प्रश्न है ही। संतान के लिए कहता है कि संभव है कि समझ जाएंगे कि लग्नेश अथवा चंद्रमा से पंचमे से साल करे और पंचमे शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो प्रश्नकर्ता को संतान प्राप्ति होती है, ऐसा हम कहेंगे। ये तो बहुत साधारण है, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ऐसा तो हम लोग कह ही सकते हैं।
लग्नेश कार्येश और चंद्रमा के साथ कार्येश दोनों ही लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसको कई नियमों से, यहाँ जितना बताया है वो तो बहुत कम बताया है, हम लोग कई नियमों से जानते हैं, उस सब से हम इसकी बात कर सकते हैं। अब आगे कहता है पुंस स्त्री ग्रहा पुत्र गृहम विलग्नात् पश्यन्ति यावन्ति इहति वीर्या। इसका मतलब है, ये 116 नंबर श्लोक है, आप लोग अगर किताब निकाल के रखे हो तो और अच्छा है। कहता है जितने भी पुरुष ग्रह बलवान होकर पंचम को देखते हो उतने पुत्र, और जितने स्त्री ग्रह बली होकर देखें उतनी कन्याएं होती हैं। पंचम भाव में कि जितने नवांश में हो उतनी ही संख्याओं में संतान होती है। पंचम भाव में जितने नवांश हो उतनी ही संख्याएं की संतान होती है, किंतु यह फल अपने स्वामी से युक्त में ही घटता है। अब इसको भूल जाइए, ठीक है ना। इसका एक लाइन रखिए, जितने पुरुष ग्रह का प्रभाव है पंचम स्थान के ऊपर उतने संतान हमको होंगे, पुत्र, और जितने स्त्री ग्रह का प्रभाव है उतनी स्त्री संतान होगी। यही वाला नियम शॉर्टकट में याद रखना है, नवांश वाले नियम को भूल जाने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। आगे कहता है कि यदि लग्नेश और पंचमेश दोनों परस्पर एक दूसरे को तथा लग्न और पंचम भाव को भी न देखें, लग्नेश तथा पंचमेश पाप ग्रह से इत्तिसाल हो तो संतति नहीं होगी, ऐसा कहना चाहिए। ये भी आप लोगों को पता ही है। और हम ना कुमार प्रवीण जी को रोकना चाह रहे थे, उस समय भूल गए, अभी याद आया कि छठे 8वें 12वें से इत्तिसाल मत देखा कीजिए, ठीक है ना। उस इत्तिसाल को इत्तिसाल नहीं कहते हैं, ठीक है जी। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ जबकि आया हो ना फिर इत्तिसाल की बात, तो हमको याद आ गया कि मैं आपको वहाँ बताना चाह रहा था कि आपने छठे उसमें और उसमें 12वें से उसमें इसलिए स्पेशल देख रहा था क्योंकि छठे से हम शत्रु की बात कर ना, रहे थे, तो उससे गुप्त स्पेशल शत्रु लेना ही की। नहीं। जब ठीक इत्तिसाल है, बनता थैंक ही यू। नहीं है तो हम लेंगे क्यों, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ लग्नेश तथा पंचमेश पाप ग्रह से अगर इत्तिसाली हो जाए तो भी संतान नहीं होगा। तो संतान होने के विरुद्ध में जो भी प्रक्रिया आएगी उसमें संतान नहीं होगा, ऐसा हम लोग कहेंगे। अभी हमने पहले भी चर्चा किया हुआ कि सिंह, वृष, वृश्चिक और कन्या ये क्या है, अल्पसुत राशि है। वृष, सिंह, वृश्चिक और कन्या ये अल्पसुत राशि है। ये राशियां पंचम भाव में हो तो प्रश्नकर्ता को थोड़ी संतानें होगी, और पंचम भाव पाप ग्रहों से युक्त और दृष्ट होने पर भी यही फल होता है कि एकाध संतान हो जाए तो काफी है। तो ये वाला चीज वहां भी लागू होता है, फल प्रिडिक्शन में भी लागू होता है। हम लोग जो फलित ज्योतिष पढ़े तो होरारी पढ़े हैं, वहां भी लागू होता है कि वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक, ये चार, वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक, ये चार ग्रह जो है, इसको सिंह को तो पूर्ण रूप से बंजर मानते हैं, बाकी सबको थोड़ा कम बंजर माना जाता है। लेकिन यहाँ फल दीपिका में अल्पसुत राशि कह करके पुकारा गया है। तो इसीलिए अगर पंचम में ये राशियां हो जाएं तो अल्पसुत राशियां कहलाएंगी, जिसकी वजह से संतानें कम होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोगों ने ये भी समझ लिया। अब कहता है यदि शनि और सूर्य अपने राशि में स्थित 8वें स्थान में हो तो प्रश्नकर्ता की स्त्री को बंध्या समझना चाहिए, ये नोट कर दीजिए। यदि शनि और सूर्य अपनी ही राशि में स्थित, कहाँ हो, 8वें में हो, सूर्य 8वें में हो तो भी, शनि 8वें में हो तो भी, अपने राशि में हो तो पुरुष उस प्रश्नकर्ता की पत्नी जो है वो बंध्या समझना चाहिए। इसको हम वहां इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं कि ये प्रश्न का है, वहां पे ये लागू नहीं होगा कि सूर्य अगर अष्टम में हो, अपने राशि का हो तो स्त्री बंध्या हो जाएगी, शनि अपने राशि का हो तो स्त्री बंध्या हो जाएगी, ऐसा हम वहां नहीं कहेंगे, यहाँ कह सकते हैं। इसलिए यहाँ के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। यदि चंद्रमा और बुध अष्टम स्थान में स्थित हो तो दोष युक्त एक पुत्र होने के बाद वह स्त्री बंध्या हो जाती है। दोष युक्त माने कि आप लोग कई लोगों को देखे होंगे
एक ही स्पेशल चाइल्ड हुआ, उसके बाद फिर संतान का प्रयास करते रह गया, फिर संतान ही नहीं हुआ, और जो हुआ था वो स्पेशल चाइल्ड ही हुआ। तो चंद्रमा और बुध यदि अष्टम में चला जाए तो ऐसे स्थिति को पैदा कर सकता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं शुक्र गुरु अष्टम भाव में हो तो मृत संतान। शुक्र और गुरु, चूंकि हम हमेशा कहते हैं कि 8वें स्थान में कोई भी ग्रह जाता है तो स्वराशि का होने पर भी रिजल्ट और उच्च राशि का भी होने पर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं बताया जा सकता। यहाँ तो गुरु और शुक्र अष्टम स्थान में चला गया और ये भी नहीं कह रहा है कि कौन से राशि का गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों जब ब्लेसिंग वाले प्लैनेट्स अष्टम में चले गए हैं तो ऐसे में हमको जीवित संतान उत्पन्न होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रश्न लग्न में यदि ये स्थिति बने तो हम सामने वाले को कहेंगे कि संतान का गर्भ तो होगा लेकिन संतान मृत पैदा होगा, अर्थात गर्भ का हानि हो जाएगा। और गर्भ की हानि कब होगी? तो 5वें छठे महीने के बाद होगी, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे तीसरे महीने में यदि गर्भ की हानि होती है तो संतान की हानि नहीं कहा जाता, लेकिन 5वें छठे महीने के बाद यदि गर्भ की हानि होती है तो संतान की हानि कहा जाता है, ठीक है ना। कहता है कि अष्टम से अष्टम भाव में बलवान हो तो स्त्री पुत्रदायक रत्न ही नहीं आता है, पुत्रदायक रज ही नहीं आता। तो आप समझ रहे हैं ना कि अष्टम में अष्टम भाव अष्टमेश ही हो। जैसे सूर्य अष्टमेश था, अष्टम में ही था। शनि अष्टमेश था, अष्टम में ही था। गुरु अष्टमेश है, अष्टम में ही है। तो रज, पुत्रदायक रज जो है, अब रज से मतलब है अंडाणु का, तो वो पुत्रदायक अंडाणु नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पुत्र के लिए यहाँ पे स्त्री का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम जहाँ तक हमको मालूम है कि पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुष जिम्मेदार होता है एक्स फैक्टर के लिए, समझ गए ना, कि पुत्र होगा पुत्री होगा उसके लिए पुरुष जातक जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। या तो संतान से ये, मतलब तो नहीं है गुरुजी, पुत्र की जगह? हाँ संतान के ही मतलब है, लेकिन मतलब यहाँ पुत्र पुत्री विशेष दोनों ना? रूप पुत्र पुत्र पुत्री दोनों का, लेकिन विशेष रूप से कहा गया है पुत्र हेतु, समझ गए ना। रज ही नहीं आता। तो हमने पहले ही कहा हुआ है ना कि हमारा जो शास्त्र है, जो समाज है, जो सृष्टि है, जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, वो सब पुरुष प्रधान है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है सो आप आप लोगों ने अभी बांग्लादेश का हरकत देखा होगा, किस तरह से पुरुष प्रधान है। शेख हसीना को हटाया, ठीक है, उसके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन करना कोई जरूरी था क्या? और उस उम्र में भी, जो कि माता का उम्र है, तो लेकिन पुरुषों को कौन कुछ कह सकता है? कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ठीक है, अच्छा है। और वो भी करने वाले कौन है? सबसे युवा बुद्धिमान, जिन्होंने कहा कि हमारी ये क्रांति थी, हम जीत गए और हम सरकार को उखाड़ फेंके। ये गलत फहमी है। बांग्लादेश गर्त में जाने के लिए तैयार हो गया। अब इसके गुरु बनेंगे ईरान, अब इसके गुरु बनेंगे अफगानिस्तान, अब इसके गुरु बनेंगे पाकिस्तान। तो जिसका गुरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान बन गया, वो कहाँ जाकर के सफल हो पाएगा? अगर गुरु सऊदी अरबिया बनता तो मान के चलते कि सफल हो पाएगा। चलिए, अच्छा है। आगे कहता है कि सूर्य शुक्र अष्टम स्थान में हो, पाप ग्रह दूसरे 12वें 8वें में हो तो प्रश्न करता कि संतानें होकर मरती जाती हैं। तो अब यहाँ पे अष्टम का मतलब है कि जो संतान है ना, उसको सुख है ही नहीं। पंचम से संतान और अष्टम से उसका सुख, उसको सुख, संतान को सुख, इसका मतलब है कि उसका जीवन ही नहीं रहेगा। और उसी तरह से पंचम से 12वां स्थान, पंचम से 8वां स्थान है तो उसकी आयु नहीं रहेगी। और पंचम से 10वां स्थान उसका दूसरा स्थान है, और दूसरा स्थान मारक स्थान भी कहलाता है। और 10वां स्थान भी मारक में उपयुक्त होता है, क्योंकि वो पंचम को लग्न बनाएंगे तो तीसरे से तीसरा और आठवें से, तीसरे से 8वां और 8वें से तीसरा हो जाएगा। इसीलिए हम इस बात को कह सकते हैं। तो कहता है कि शुक्र सूर्य अष्टम स्थान में हो
पाप ग्रह दूसरे बार में 8वें में हो तो प्रश्नकर्ता को संतानें होकर मर जाती हैं और भविष्य में उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है, यदि द्वादशेश केंद्र स्थान में हो और शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो बालक जीता है। द्वादशेश का मतलब ये है ना, संतान का जीवन, संतान की आयु। ठीक है, अगर वो केंद्र में चला आया और शुभ ग्रह से दृष्ट हो गया तो फिर उसको कौन मारेगा? यदि पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर केंद्र में स्थित हो तो बालक चिरकाल तक जीवित रहता है, मतलब अल्पायु मध्यायु नहीं बल्कि पूर्ण आयु होता है, चिरकाल तक जीवित रहना यही कहा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रश्न चिंतामणि का श्लोक लिया जा रहा है, उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न चिंतामणि क्या कहता है? कहता है, पंचमेशो अथ लग्नेशो विषमर्च गतो यदा पुत्र जन्म प्रदो ज्ञेयो कन्यायाम समराशिगो। ये तो आप लोग जानते हैं। यदि पंचमेश तथा लग्नेश विषम स्थान में हो तो उन्हें पुत्र को जन्म देने वाला समझना चाहिए, और पंचमेश और लग्नेश यदि सम राशि में हो तो उन्हें कन्या को जन्म देने वाला समझना चाहिए। ये सब अपने दिमाग में नॉर्मल कंडीशंस में दौड़ाते रहिएगा, ये सब काम का चीज है। उसके बाद कहता है, सुताधिपे निराश से पुम राशि स्थे अपि लग्नपः विक्षेयते पत्रदः प्रोक्तो युग्म राशो चदारिका। पंचमेश और लग्नेश पुरुष राशि में हो या शुभ ग्रह से देखे जाएं तो पुत्र देते हैं, सम राशि में हो तो कन्या देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक ही चीज जोड़ा गया है कि शुभ ग्रह से देखे जाएं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को इतना पता है, यदि लग्न सम राशि में हो और उसमें शुभ ग्रह बैठे हो तो गर्भ में 2 संतान की स्थिति समझनी चाहिए। ये मैंने वहां भी पढ़ाया था आप लोगों को कि यदि लग्न में सम राशि हो तो गर्भ में 2 संतान की स्थिति समझनी चाहिए। यही हम लोगों को मान करके चलना है। और सिर्फ लग्न में सम राशि हो और अन्य ग्रह द्विस्वभाव या सम राशि में स्थित हो तो गर्भ में जुड़वा संतान होना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। कहता है कि यदि शनि लग्न से विषम स्थान में बैठा हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। विषम स्थान का मतलब आप लोग समझिएगा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, ये क्या भाव, न कि राशि। शनि लग्न से विषम स्थान में बैठा हो तो पुत्र, अर्थात शनि लग्न में बैठा हो, शनि तीसरे में बैठा हो, शनि 5वें में बैठा हो, शनि 7वें में बैठा हो, शनि 9वें में बैठा हो, शनि 11वें में बैठा हो तो पुत्र संतान का जन्म होगा। शनि दूसरे में बैठा हो, शनि चौथे में बैठा हो, शनि छठे में बैठा हो, शनि 8वें में बैठा हो, शनि 10वें में बैठा हो, शनि 12वें में बैठा हो तो स्त्री संतान होगा, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ जो अत भोजन चिंता है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आजकल भोजन के बगैर कोई नहीं रहता, चाहे किसी को मीठा खाना हो या तीखा खाना पसंद हो, सभी लोग भोजन करते हैं और सबको भोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, अब लिखा है अथ स्वप्न विचारः। तो स्वप्न शकुन शास्त्र जो है हम लोगों का, तो कितना पढ़ेंगे, अंत नहीं है। रोज बैठ जाइए हमारे साथ, रोज पढ़ाते रहेंगे, लेकिन अंत नहीं है शास्त्रों का। तो यहाँ अब स्वप्न विचार में कहा गया है कि प्रश्न लग्न से हम लोग स्वप्न का विचार करते हैं। कहता है, लग्न अर्के नृपति वहनी शस्त्रम पश्यति लोहितम श्वेतम पुष्पम शीतम वस्त्रम गंधम नारी च शीतगो।
सूर्य लग्न में हो तो राजा को आग, हथियार को, खून को आदमी देखता है। चंद्रमा लग्न में हो तो सफेद फूल, सफेद वस्त्र, गंध, स्त्री, गंध का मतलब फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं, और स्त्री को अपने स्वप्न में देखता है। ठीक है ना? तो सूर्य है तो राजा को देख लेगा। अब राजा में मोदी जी आ जाए आपके सपने में, आपके इलाके के कोई दबंग व्यक्ति या मिनिस्टर या डीएम साहब आ जाए आपके सपने में, तो उसी को राजा मान लीजिएगा। हथियार देख लेता है, सोनित का मतलब होता है खून देख लेता है आदमी। और चंद्रमा यदि प्रश्न लग्न में हो तो सफेद फूल, सफेद वस्त्र, गंध और स्त्री को सपने में देख लेता है। उसी तरह से यदि मंगल लग्न में हो तो खून, मांस, मूंगा, सोना, इन सब को स्वप्न में देखता है। ग्रहों के अनुसार है, इसी बात को ध्यान में रखिएगा। बुध लग्न में हो तो आकाश में उड़ना देखता है। बृहस्पति यदि लग्न में हो तो रुपए, धन दौलत और बंधु बांधवों का समागम देखता है। शुक्र लग्न में हो तो नदी, तालाब, शुक्र चूंकि आप लोग जानते हैं जल का कारक है, तो नदी, तालाब आदि में स्नान करना देखता है। शनि लग्न में हो तो ऊंचे मकान, पेड़, पर्वत आदि से चढ़ना या वहां से गिरना देखता है। ठीक है ना? अथवा लग्नगत नवांश के अनुसार पंडितों को स्वप्न का विचार करना चाहिए। समझ रहे हो? तो अब लग्नगत नवांश का मतलब है कि लग्न राशि में अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो लग्नगत नवांश बोलेंगे। तो उसके हिसाब से पंडितों को विचार करना चाहिए कि कौन सा ग्रह है उस लग्नगत नवांश में। तो जो ऊपर में लिखा गया सूर्य चंद्र, उसको ही यूज में ले आना है। 1 से 9 तक, यहाँ 7 ही ग्रह तक गया कहा गया है, वहां आप लोग 9 तक ले जा सकते हैं। अब कहता है कि अथवा सबसे बली ग्रह के अनुसार अपनी बुद्धि से स्वप्न का विचार करना चाहिए। ये भी हम लोग जानते हैं कि बलि ग्रह हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, उस स्वप्न के क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकता है। इसीलिए बलि ग्रह यदि शनि हो तो शनि के तरह स्वप्न, मंगल हो तो मंगल के तरह स्वप्न, सूर्य हो तो सूर्य के तरह स्वप्न, ऐसा हम लोगों को विचार में लाना चाहिए। अब कहता है रवि लग्न में हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो खराब स्वप्न देखता है। यदि रवि और चंद्रमा से युक्त लग्न से भी दुष्ट स्वप्न होता है। कि अगर सूर्य और चंद्रमा युक्त हो, कहाँ लग्न में हो, तो वहां भी अच्छा स्वप्न नहीं देखते हैं। लग्न के अनंतर से काल का ज्ञान होता है। अब लग्न के अनंतर से काल का ज्ञान होता है, इसको भूल जाइए। सिर्फ यही याद रखना है कि सूर्य लग्न में हो तो भी अच्छा स्वप्न नहीं है। सूर्य चंद्रमा की दृष्टि हो अर्थात चंद्रमा सप्तम में हो तो भी अच्छा नहीं है, और सूर्य चंद्रमा साथ में ही लग्न में हो तो भी अच्छा स्वप्न नहीं देखता है। अब आ जाते हैं आखेट विचार है। ये भी आज के डेट में पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। आखेट विचार, आखेट का मतलब आप लोग में से कोई बताएंगे? शिकार आखेट का गुरुजी। मतलब शिकार करना शिकार। गुरुजी। बहुत अच्छा, स्वीकार हाँ बहुत अच्छा, करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अब शिकार करने के लिए अगर कोई जाएगा, वो गया था ना वो, क्या नाम है, कई लोग गए थे सलमान जब, सलमान खान। वही सलमान खान, तो पकड़ाया वो लोग। केस अभी तक मुकदमाबाजी चल रहा है। बताइए, साधारण सा मुकदमा है, जेल दो भाई। ठीक है ना? उसने शिकार किया है वो तो। एक फेमस पर्सनालिटी था सर, इसलिए पकड़ में आ गया, अदरवाइज शिकार का चलन आज से 10 साल पहले भी बहुत था। नहीं, अब कोई शिकार विकार नहीं करता, अब शिकार। सर अब नहीं कर रहे। मेरे घर में खुद मेरे ताऊजी गन लेके शिकार करके हिरन मार के लेके आते थे, वो पकड़े नहीं गए, बात अलग है। अच्छा। गन हमारे घरों में ऐसे है कि जैसे लाइसेंस के साथ वो रखी होती है टंग। अब हाँ तो बल्कि हाँ सरेंडर करा के रखी हुई है कि कोई इसको चला ना दे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। और यूपी का इलाका सर, वो वहां पे है ही जंगल, वो देहरादून की तरफ पूरा हम्म। सहारनपुर।
हाँ, तो आज भी बहुत शौकीन लोग हैं। पकड़े जाएंगे तो चर्चा में आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो हिरन को पार करके क्या करते थे, उसका मांस खाते थे क्या? सर खाते नहीं थे, मेरे ताऊजी आरपीएसएफ में रिजर्व पुलिस फोर्सेस में ऑफिसर थे और उनको शौक था। मतलब गन सिखाते भी थे, हमें भी सिखाते थे, खुद शिकार के करके लाते थे और बांट देते थे इधर उधर, खुद कुछ नहीं खाते थे। अच्छा, क्योंकि कई लोग हिरन का मांस बहुत पसंद करते हैं। पूरा हम्म, आके ऐसे ही दे देते थे। वो तो गांव में फेमस थे, थोड़ा सा कभी कभी आते थे, इसलिए कुछ किसी ने कभी कंप्लेन की नहीं, अदरवाइज तो। अच्छा, और सर वो चलो। राजपूतों के घर होते हैं अलग से कि ठीक है ये है, तो हाँ लोग बोलते भी कुछ नहीं है वहां पे। हाँ, वो तो है ही। हाँ जी। चलिए, तो आखेट विचार हम लोग नहीं करते हुए आगे बढ़ लेते हैं। कलह विचार कर लिया जाए, वादी और प्रतिवादी को फिर से एक बार समझ लिया जाए। क्या कुमार प्रवीण जी, आपका कहना क्या है? जी गुरु जी। लेकिन ये गुरु जी एक छोटा सा वो है कि हमने स्वप्न वाला जो पढ़ा उसका यूज कहाँ पे होगा गुरु जी? जहां होगा कर लीजिएगा, नहीं होगा तो एक ज्ञान हो गया, और क्या है। और उसमें एक बुद्ध से आकाश तत्व, आकाश के लिए बोला गया, बुद्ध से आकाश क्यों बोला गया गुरु जी? मुझे भी नहीं पता है, पता होता तो विश्लेषण कर देते। आपको पता है ना, जो नहीं आता है उसको सीधे जी सीधे जी बता करके निकल जाते हैं। जी जी आज सही एक बात। आदमी ने हमसे प्रश्न किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि शुक्र बुध का मित्र है, तो बुध के घर में शुक्र नीच का क्यों होता है? कन्या राशि में वो नीच का क्यों होता है? तो हमने कहा भैया हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो एक भौगोलिक घटना है, और राशि क्रम में अपने से सामने सीधे वाले राशि में जहां उच्च के होते हैं वहां नीच के होंगे, ये एक भौगोलिक घटना है, इसको इसी तरह से देखते हैं। आजकल कई लोग कई तरह से उदाहरण लेते हैं, ये ऐसे है, ये जल तत्व ये पृथ्वी में चला गया, ये पानी में मिल गया, ये ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, साइंटिफिक उदाहरण लेकर के आते हैं कि आप कहोगे कि नहीं ये बात जो है ना बड़ी अच्छी है। लेकिन हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए कि हर स्वादिष्ट चीज जो है हेल्दी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या खा रहे हो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने उनको कह दिया, आपने पूछा बहुत अच्छा लगा, और आपको ये लगा कि हमारे पास जवाब होगा, इसके लिए भी आपको धन्यवाद, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो सर एस्ट्रो टॉक में किसी ने इंटरव्यू में पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि तुमने कहा उससे भी पूछ लेते, क्या दिक्कत है कि नहीं जानते हैं आप ही बता दीजिए। तो ऐसे प्रश्न के लिए अपना दिमाग लगाना और उलझन में पड़ना तो ठीक है, चलते रहता है। तो आप लोगों को कहेंगे कि अर्थ का अनर्थ निकालने का जरूरत नहीं है। अब कहा जा रहा है ये कलह विचार, कलह तो आप लोग समझते ही हैं। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो सब अवस्था में वादी की विजय होती है, ये तो पहले ही कह दिया गया। परंतु नीच ग्रह अस्त और नीचगत हो तो शत्रु से विजय नहीं होती। अब वहां पर देखिए, आप कहेंगे अस्त ग्रह तो था गुरुजी, लेकिन वो नीच ग्रह अस्त ग्रह नहीं था, वहां वो अपने घर में था, ठीक है ना। तो इसीलिए, और वो बुध था, बुध के अस्त होने का बहुत प्रभाव नहीं होता, ये मैंने पढ़ाया हो। तो ये दो चीज हो गया कि भैया अगर अस्त हो गया, ग्रह नीच का है, शत्रु राशि का है, लग्न में कोई ग्रह अस्त हो गया तो सामने वाला जीत जाएगा, और लग्न में कोई भी ग्रह बलवान है तो वादी जीतेगा, जिसने प्रश्न किया प्रश्नकर्ता का विजय होगा। यदि लग्न और सप्तम स्थान को छोड़कर पाप ग्रह परस्पर शत्रु दृष्टि से देखते हो
तो वादी प्रतिवादी में छुरी चलती है, मतलब हिंसक झड़प होता है। यदि लग्न सप्तम को छोड़कर पाप ग्रह परस्पर शत्रु दृष्टि से आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, तो वादी प्रतिवादी में खूनी झड़प होता है, अर्थात हिंसक मारपीट, जिसको लाठा लाठी कहते हैं ना गांव में। केस कराया, आज ही समझाते हैं तुमको। पहले केस करके आए, उसके बाद घर में वो कुटाए, ठीक है ना। केस तो बाद में लड़ेंगे, पहले उसको मारेंगे कि कल वो फिर एक फौजदारी वाला भी केस कराए जाके। और हमारे ही परिवार में ऐसा चलन था, कोई भी चीज हो केस कर दो। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि थोड़ा सा गांव में राजनीति होती है। हमारे गांव में ज्यादा बाहुबली थे। बाहुबली थे मतलब का उनका संख्या ज्यादा था, तो उनका चलता ज्यादा था। हम ब्राह्मण भूमिपति थे, उनके पास खेत था, तो मोरदेन यादव भी उसका खेत करता था। तो फसल भी चुरा ले, खेत में घास लगाया जितना सब वो अपने ही जानवरों को खिला ले, और आपके खेत में चोरी भी करवा ले। तो किसान खेत बटाई पे देने के बाद भी सजग रहते थे ब्राह्मण। और इनमें नियति क्या था कि दोपहर में तो मिलेगा तो एक ही। ये ब्राह्मण के 4-5 भाई जाते थे, उसको पकड़ के पूरा कूटते थे। और जब तक पूरे गांव में बात फैलती थी तब तक पुलिस को सूचना हो जाती थी, और पुलिस आ जाता था और केस चढ़ जाता। यादव एक ही चीज से डर लगता था, केस हो गया तो जिला जाना पड़ेगा, और जिला गए तो उस दिन गाय भैंस हमारे भूखे रह जाएंगे, उसको खाना कौन देगा, गृहस्थी का नुकसान हो जाएगा, और फालतू में पैसा भी लगेगा जाने आने का, वो भी। और ये पंडित लोगों को क्या है, ये लोग तो जाते ही रहते हैं, कोई नौकरी वहां करता है वहीं जाके अटेंड कर लेगा, समझ रहे हैं ना। और हम इंडिविजुअल केस करते थे, और हम लोग सामूहिक रूप से रहते थे। मतलब आपके एक नाम के ऊपर केस है, लेकिन हम लोग सबने मिल के किया है। तो इसीलिए जहां लकड़ी का गठरी होता है वो मजबूत हो जाता है। इसीलिए, और उसके बाद पहले हो गया ये काम, तो पहले ही मारपीट हो गया, केस उसके बाद डल गया, ठीक है ना। अब ये जानते थे कि अगर मारपीट के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो फिर वो लोग लाठी लेके आएगा और बड़ी मारेगा। तो जब तक वो लोग तैयारी करता कि ब्राह्मणों को मारना है, तब तक तो पुलिस आ जाती थी। ये जानता था पुलिस वाला भी कि चलो जल्दी से, नहीं तो कुछ ना कुछ घटना घट जाएगा, इसीलिए वो लोग भी आ जाते थे। चलिए, तो ये सब चलते रहता है समाज में। तो पाप ग्रह लग्न और सप्तम को नहीं देख रहा है, अन्य जगहों में पाप ग्रह एक दूसरे को देख रहा है, तो कहता है वादी प्रतिवादी में आपस में लड़ाई मारपीट हिंसक लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे की हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं और शारीरिक चोट चपेट आदि देते हैं। कहता है लग्ने द्यूने, लग्ने का मतलब लग्न और द्यून का मतलब सप्तम। च यदि क्रूर खचरो विवादिनोर्न तदा कलह निवृत्ति काले जयति ही बलवान गत बलंतु। लग्न और 7वें स्थान में यदि पाप ग्रह हो तो दोनों में कलह की निवृत्ति न हो, और बलवान निर्बल हो को अधिक काल पश्चात पराजित कर पाता है। तो पाप ग्रह दोनों में हो तो लड़ रहा है, लेकिन उन दोनों पाप ग्रह में आप देखिए कि कोई ना कोई तो निम्न होगा, कोई ना कोई तो कमजोर होगा। तो जो कोई कमजोर होगा तो बहुत दिनों तक लड़ाई झगड़ा होने के बाद जिस भाव में कमजोर होगा वो भाव, अर्थात सप्तम में कमजोर है तो प्रतिवादी हार जाएगा, और लगन में कमजोर है तो वादी हार जाएगा, ऐसा समझ। अब आगे कहता है कि यदि लग्नेश और पंचमेश तथा शुभ ग्रह केंद्र में हो तो संधि हो जाता है। ठीक है, 5वें का रोल आ गया। यदि लग्नेश सप्तमेश और षष्ठे
छठे स्थान में बैठे हो तो दोनों में परस्पर द्वंद्व होता है। लग्नेश लग्न में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, षष्ठे छठे में बैठा हो, तो मानेगा कौन? बताइए, कोई किसी का नहीं मानेगा। अपने घर में सब बलवान होता है, तो इसीलिए इसमें द्वंद्व होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। श्लोक संख्या 156 आप लोग भी याद रखिएगा। मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछ लीजिए। तो गुरु जी तीनों छठे में बैठे हो या अलग अलग अपने स्थान में बैठे हो, लगने सप्तम नहीं, में? अलग अलग भाई। लग्नेश लगन में बैठा हो, सप्तमेश अपने घर में सप्तम में बैठा हो, और षष्ठेश छठे में बैठा हो। गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है 2-3 दिन से मन में ना, इससे रिलेटेड तो नहीं है, वो होरारी से ही है, पूछ लो इजाजत हो तो। हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है? जैसे गुरु जी हम नंगी आंखें से किसी का आयु देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लगन भी कमजोर है, लग्नेश भी, चंद्रमा मंगल सूर्य सब कमजोर है, लेकिन अष्टम भाव उसका बहुत मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या निर्णय में पहुंचना चाहिए गुरु जी? जो निर्णय आपको बताया गया है उसी निर्णय पे अडिग रहिए। मतलब अष्टम से उसको कोई रिलेशन नहीं रखेंगे अगर? नहीं सर, हम शरीर की हानि देख रहे हैं, आयु की हानि देख रहे हैं। अगर लग्न लगने सूर्य चंद्रमा मंगल सब पीड़ित है तो अष्टम बलवान होकर के भी उसको नहीं बचा पाएगा। थैंक यू। गुरु जी इसी प्रश्न में जो हमने ये तो देखा कि मैलेफिक ग्रह जो है लगन में रहने से इसका और सप्तम भाव में रहने से प्रतिवादी, तो इसमें जो शुभ ग्रह का अगर दोनों जगहों में है तो उसको कैसे तारतम्य बनाएंगे, दोनों का मिक्सर हो? संधि हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। देखते हैं ना, सुबह जाके केस किए, दूसरे दिन बैठ करके मिल बांट करके अपना जो है सो चाय वाय पी रहे हैं। अच्छा चाय पिलाओ, हो गया। अरे कहाँ से बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, इस पे बड़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। कई तरह की बात गांव समाज में हो जाती है, ठीक है ना? जी। तो आप बड़े शहर में भी आप पुलिस थाने में कोर्ट का केस कराए, अब घर में आए दो, अब लोगों का दबाव आ गया, आप जाकर के कहते हो अच्छा भाई कोई बात नहीं, थाने से ही केस खत्म हो जाता है, कोर्ट में केस नहीं जाता है, ठीक है ना? तो शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाने से ऐसा होता है। और यदि शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, अपने अपने घर में सभी ग्रह हो, तो कोई किसी की नहीं सुनने वाला है, सब बलवान। लग्न में लग्नेश हो, पंचम में छठे में षष्ठेश हो, तो षष्ठेश और सप्तम में सप्तमेश हो, तो वादी प्रतिवादी तो रुक ही नहीं रहा। इसीलिए छठे से लिटिगेशन देखते हैं तो वो क्यों रुक जाएगा? वो भी तो अपना स्वामी को लेकर के बैठा हुआ है, तो वो भी उसका फल करने के लिए तत्पर रहेगा, ठीक है ना? तो जी। ऐसे विषयों को जो समझता है, और समझते समझते जानते हो ओम प्रकाश जी, लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि ये स्वराशि का छठे में है अच्छा फल कर देगा, ये स्वराशि का अष्टम में है अच्छा फल करेगा भैया, मारेगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? अच्छा फल करेगा, वो लड़ाई कराएगा, चिंता मत करो। तो ये मानने के लिए जब जिसको भाव भावेश और कारक से ही जिंदगी काट लेना है, उसका तो बात ही अलग है। और कोई प्रश्न कुमार प्रवीण जी? जी गुरु जी जैसे जो मन गति ग्रह है, अगर हम इसका वाद विवाद का या इस तरह का कला का क्वेश्चन है, हम देखते हैं मन गति ग्रह जो है प्रष्टा के ग्रह होते हैं, जो हमने पढ़ा था। तो अगर लग्नेश ही सप्तमेश मन गति ग्रह है अपोनेंट, तो उसको उसमें फिर कैसे यूटिलाइज करें, उसको ना यूटिलाइज करें उसमें फिर? मत यूटिलाइज कीजिए, क्या दिक्कत? ठीक है। और ये जो दृष्टि का प्रभाव है गुरु जी, जैसे कह रहे हैं ना लग्न में अगर मैलेफिक है तो जातक के लिए अच्छा है, तो लग्न में मैलेफिक का प्रभाव में अगर दृष्टि भी है तब भी हम मानेंगे कि वो ना ना भैया, तो खराब हो जाएगा, खराब होता है? जी। खराब हो जाएगा। लग्न में यदि मेलिफिक है तो सप्तम को सीधे देख रहा है ना, जी। इसी नियम के कारण तो वो विजयी होता है। हाँ ठीक है। और आप यदि आप कहिएगा लग्न में खराब दृष्टि, तो हार जाएगा, जी। ठीक है ना? लेकिन ये तो गुरुजी उसका अपोजिट हो गया ना, जैसे हमने पढ़ा था बीच में कि अगर सप्तम पे क्रूर, जिस पे क्रूर ग्रहों का ज्यादा प्रभाव वो जीतेगा। अगर लगन में शनि हाँ, बैठा हुआ है और सप्तम को देखें तो सप्तम मजबूत हो गया, सप्तम क्रूर ग्रह के प्रभाव में ज्यादा आ गया, तो सप्तम अरे जीतना सर सही है। नहीं, गलत समझ लिया है आपने। जी। मतलब स्थिति की बात हो रही है, दृष्टि की नहीं हो रही। ठीक है।
यही सब चीज क्लियर कर लीजिए, बाद में दिक्कत ना हो। जी गुरु। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार। Thank you. प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम।